एडल्ट्री एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री एक्ट को दिया असंवैधानिक करार। कहा, महिला का मालिक नहीं है पति, विवाह के बाहर संबंध नहीं है अपराध। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा बड़ा फैसला। आज के फैसले के बाद तय होगी अयोध्या मामले की दशा और दिशा। ओवैसी ने ट्रिपल तलाक पर सरकार के अध्यादेश पर उठाए सवाल। कहा, अपराध नहीं हो सकता ट्रिपल तलाक का मामला, अध्यादेश को चुनौती देने की जरूरत। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पहुंचे राहुल गांधी। श्री कामादगिरी मंदिर से की पूजा अर्चना शुरू। 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं राहुल। रामदेव के गुरुकुल के उद्घाटन में पहुंचे अमित शाह। उद्घाटन से पहले हवन में लिया हिस्सा। हरिद्वार में रामदेव ने आचार्य कुलम नाम से बनाया है गुरुकुल। और बीजेपी विधायक संगीत सोम के घर पर देर रात ग्रेनेड से हमला। हमलावरों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। संगीत सोम को पहले भी आतंकी संगठन दे चुके हैं धमकी। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच यानी 5 खबरों का एक ऐसा बुलेटिन जो अब तक की बड़ी खबरों के ऊपर आधारित होता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की। कुछ वीडियोस आई हैं और 2 साल पूरे होने पर अब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जिस तरह के लोग सवाल उठाते थे उनके लिए शायद अब ये वीडियो जारी किए गए हैं। उसके अलावा शादी को लेकर यानी शादी के बाद संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और फैसला आने की उम्मीद है जिसको बाबरी मस्जिद से जुड़ा है, यानी मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार, यानी मस्जिद में जो उनका इंटीग्रल हिस्सा है या नहीं, इस पर बात की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। इसके अलावा एक और खबर है, संगीत सोम उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता हैं, उनके घर पर हमला हुआ है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले को लेकर एक फैसला पढ़ा जाने लगा है, यानी मुसलमानों के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ना उसका इंटीग्रल हिस्सा है या नहीं, इस पर फैसला आने वाला बहुत जल्दी। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला शुरू कर दिया है। जी हां, मस्जिद में नमाज को लेकर जजों ने फैसला पढ़ना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि इस पर बहुत जल्द फैसला आएगा, वो फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया, ऐसे हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद से जुड़े और राम मंदिर विवाद को लेकर एक फैसला आ रहा है। मस्जिद में नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे साथ वो एडवोकेट जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं इस फैसले को किस नजर से देखा जाए। अगर देखें जो फैसला पढ़ा जा रहा है, क्या हमारे साथ वकील साहब जुड़े हुए हैं, जरा उनसे पूछते हैं। हेलो जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पढ़ना शुरू किया, क्या इसका मायने है, आम जनता इसको कैसे समझे, जो मस्जिद में नमाज को लेकर इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है, इसको लेकर कैसे आप देखते, थोड़ा सा बताएं हमको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है वो बहुत एक वृद्ध सोच के आधार पर लेता है। बहुत अनुभवी जजेस होते हैं जो समाज की सामाजिकता से जुड़ी हुई चीजों को भी जानते हैं और कानून की बारीकियों को भी जानते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, कानून का शासन बना रहे और किसी के मामले में दखल भी ना हो, ये सोच करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं और आते रहे हैं। जैसा अभी हमने आधार के मामले में देखा, आधार के मामले में जो लोगों को शक थे वो इसी बात पे थे कि हम अपना आई कार्ड दे रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं टेलीफोन वाले को, मोबाइल वाले को,
उसका नंबर लेके कोई भी हमारे बैंक के खाते से पैसे उड़ा दे, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो उन चीजों को समझा गया सुप्रीम कोर्ट। आनंद मोहन जी, जो अभी जो फैसला पढ़ा जा रहा है, इसको अगर देखा जाए, जो 1994 में एक फैसला आया था इस्माइल फारूकी के मामले में, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना, इसको किस तरह से देखिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। हालांकि बहुत जल्द फैसला पढ़ा जाने लगा और सामने आ जाएगा, लेकिन आम जनता कैसे समझे इसको? जी, जो आज ये फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद को लेकर, यानी मुसलमानों के लिए इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये जो 1994 में इस्माइल फारूकी वाले मामले को रिस्टोर करने को, किस तरह से इसको देखे, आम जनता कैसे समझे इसको? देखिए, ये जो जितना भी मामला है कि नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए या नमाज घर में पढ़ी जाए, ये तो हम लोग खुद इस बात को सीखते हैं, ये तो हमारा इबादत का तरीका है। और मस्जिद में पढ़ी जाए या घर में पढ़ी जाए, ये हमारा एक साधन है कि हम जहां पे भी उपलब्ध है हम वहां पे अपनी पूजा और इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इस बात पे किसी भी कानूनी पहलू से अगर विचार होता है तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। उन आयाम में किस चीज को तय करना है, क्या तय करना है, ये सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। और सुप्रीम कोर्ट सर जी, यानी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइटल सूट पे बात हो रही थी, उसके बाद ये होगा, तो कितना अहम माना जाएगा आज का जो भी फैसला होगा? हालांकि वहां पढ़ा जाने लगा है, सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर इसके फैसले के क्या मायने होंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामाजिकता से ही तय होती हैं, उसको कानून तय नहीं कर पाता। अगर सब चीजें कानून से तय हो जाती तो फिर कोई दिक्कत ही हमें नहीं होती। कुछ चीजें जो समाज होता है, इसको ऐसे समझिए कि जो समाज होता है उसका दायरा बहुत वृहद होता है, जो विषमताएं पैदा होती है उनको कानून तय करता है। तो इसमें अगर कोई चीज ऐसी आती है, अगर कोई ये कहते कि साहब ये पूजा यहां नहीं करी जाएगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी फैसला होगा जो सामाजिकता के दायरे में होगा उसे सब लोग मानेंगे। यानी कुल मिलाकर अभी जो जिस तरह की खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के फैसले का जिक्र किया इस्माइल फारूकी वाले मामले का, और हर तरह के हर फैसले के अलग अलग मायने होते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालात के हिसाब से फैसले बदल जाते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ये कहा गया है। तो हालात के हिसाब से फैसले बदलते हैं? देखिए, ये तो अक्सर होता है। बहुत सारी चीजें जब आती है जजमेंट में, और समाज में चूंकि बदलाव होते रहते हैं, तो समाज की जरूरत के हिसाब से कानून में बदलाव होते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या है? यही काम है पार्लियामेंट का, कि जो कानून बन गया अगर उसके बदलाव की जरूरत न होती तो पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी। जितना एडमिनिस्ट्रेशन था, जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, वो उस काम को चलाती रहती जी। पार्लियामेंट का मतलब यही है कि जो हमारी सामाजिक जरूरतों के हिसाब से जिन कानूनों को बदलाव की जरूरत है, उसको हम सामाजिक राय से उन कानूनों को बदलाव कर सके। तो इसके परिवर्तन कानून में भी होते हैं और न्यायाधीशों के फैसले में भी होते रहते हैं। यानी अगर तरीके से पहले 498 सर जी, यानी ये माना जाए कि 1994 के फैसले के आधार पर जो आज फैसला आ सकता है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि हालातों के हिसाब से फैसले भी बदल सकते हैं। हालांकि ये जल्दबाजी होगा, अभी कुछ ही देर में फैसला सामने आ जाएगा, लेकिन क्या हालातों के हिसाब से फैसले बदलते हैं? एक ही कानून दूसरी जगह या एक ही फैसला दूसरी जगह लागू हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत दफे होता, और इन्हीं कानूनों को जब एक बार एक जज साहब तय कर देते हैं तो उससे सुपीरियर बेंच में सौंपा जाता है। डबल बेंच में अगर नहीं होता, डिवीजन बेंच में, तो लार्जर बेंच में सौंपा जाता है। उसके पीछे पर्पज यही होता है केवल कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो समय की डिमांड है, इस हिसाब से कानून क्या कहता है। 498 को आप देखिए, उसको बनाया गया, नॉन वेलेबल कानून बनाया गया, नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लगा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दखल दिया, और उसको ये माना गया कि भाई ये कानून जो है ये अपराध नहीं है, ये पारिवारिक झगड़े हैं, इनको पारिवारिक दृष्टि से निपटाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से पारिवारिक न्यायालय बने, जिसकी वजह से मीडिएशन सेंटर बने। तो ये परिस्थितियों का ही बदलाव था जो कानून में बदलाव हुआ। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने एक जिक्र किया, मीडिएशन की बात हुई, तो क्या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी कहा था कि दोनों समुदाय मिलकर इसको आपसी सहमति से निपटा लें। हालांकि ये चूंकि इतना पुराना मामला हो गया था, लेकिन मीडिएशन भी एक बहुत बड़ा साधन है, और किसी भी बड़े विवाद को, खासतौर से जिससे समाज में वैमनस फैले या वहां के सौहार्द पर असर पड़े, तो मीडिएशन भी एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। तो क्या अभी भी ये ऑप्शन खुला हो सकता है या ये क्लोज हो चुका है? ये तो ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं। मीडिएशन का फायदा ये होता है कि इसमें दोनों पक्ष अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करते हैं, वरना एक हारा हुआ और एक जीता, जब फैसले आते हैं तो एक पक्ष जीता हुआ महसूस करता है, एक पक्ष हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन जब मीडिएशन में होता है और हमारे आपस में बातचीत से, सौहार्द से तय होता है, तो दोनों पक्ष कोई भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करता और समस्या लंबे समय के लिए समाप्त हो जाती है। वरना चेन ऑफ
प्रोसिक्यूशन चलता रहता है। ये खबर आ रही है कि फैसला यह है कि मस्जिद में नमाज अदा करना जरूरी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जस्टिस भूषण ने पुराने फैसले का जिक्र किया और कहा है कि मस्जिद जरूरी नहीं है, ऐसा फैसला आ रहा है। मस्जिद में नमाज अदा करना जरूरी नहीं है, ये फैसला फिलहाल आया है। इसके माने किस तरह से देखे जाए? क्या इसको ये बात मैंने पहले ही कहा जी, ये बात मैंने पहले ही कहा कि ये हमारा माध्यम है पूजा का, कि हम घर में करते हैं, बाहर करते हैं, सड़क पर खड़े होकर करते हैं कि बैठ के करते हैं जी। ये कोई कानूनी बात नहीं है, कोई कानूनी दायरा नहीं है। ये हमारी अपनी विधि है कि हम किस तरीके से, यानी यह भी कहा गया है कि फारूकी वाले मामले पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो 1994 में फैसला आया था उसको लेकर यह भी टिप्पणी की गई और कहा गया है कि मस्जिद जरूरी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, यानी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ऐसा फैसला आ रहा है। जी बताएं। तो ये तो हमारी व्यवस्था में पहले से मौजूद है सब चीजें जी। हम पूजा कोई अपने घर में भी करता, कोई मंदिर में करता। अगर केवल ये चीज होती कि काशी विश्वनाथ में जाकर जल चढ़ाना अपरिहार्य है तो पूरा हिंदुस्तान अगर काशी विश्वनाथ पहुंच जाएगा तो कैसे व्यवस्था चलेगी? चरमरा जाएगी जी। हम अपने घर में पूजा करते हैं, अपने इसको याद करते हैं, तो वो भी उतने ही मायने हैं। अगर हम कहीं मस्जिद में मंदिर में जाकर करते हैं तो भी वही मायने हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद भूमि विवाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि अभी तक टाइटल सूट की बात चल रही थी, तो अगर ये फैसला आता है तो इसके बाद जो भूमि विवाद है, क्योंकि अभी जो है जिस तरीके से आपने देखा होगा 2010 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसका एक तिहाई हिस्सा हिंदू पक्ष को दिया गया था, एक रामलला पक्ष को दिया गया था, एक मुस्लिम पक्ष को दिया गया था। उसी के बाद ये याचिकाएं डली थी। तो यानी जो टाइटल सूट का मामला है इस फैसले से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। देखिए, ये पूजा की विधि का मामला ये अलग है कि हम नमाज कहां पढ़ सकते हैं, कहां नहीं पढ़ सकते, कहां पढ़ी जानी चाहिए, कहां नहीं पढ़ी जानी चाहिए। इससे किसी की मिल्कियत पे, किसी की मालियत पे कोई असर मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या विवाद के जो है इसमें टाइटल सूट पर इस फैसले से, फारूकी वाले फैसले से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब टाइटल सूट का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, आपके ये माना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यवस्था दूसरी तय हुई है और जो टाइटल वाला मामला वो एक अलग चीज है। और जब आपने बात करी मीडिएशन की, तो वो रास्ता भी अभी भी खुला हुआ है कि अगर इसको मीडिएशन से सुलझाया जाएगा तो और अच्छी बात है, अदरवाइज जो कानून तय करेगा वो हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी एक खबर और आ रही कि ऊंची बेंच को भेजे जाने, यानी जो लार्जर बेंच है उसको भेजे जाने के पक्ष में नहीं है। 2 जज जो आज जो फैसला है इसमें ये भी हुआ, यानी जो 1994 वाला फैसला है उसका जिक्र हुआ है और उसको ये कहा गया है कि मस्जिद जरूरी नहीं है नमाज के लिए, यानी कहीं भी पढ़ी जा सकती है, कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये कहा गया है। ये हमारे यहां भी है कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाकर पूजा करेंगे तो पूजा नहीं लगेगी। हम घर में भी करते हैं पूजा अपने, ऐसे नमाज का लोग पढ़ते हैं, ट्रेन में भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी पढ़ते हैं। जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मौलाना मुबारक हुसैन साहब। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि इस्लाम में मस्जिद का होना जरूरी, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। अब ये टाइटल सूट शुरू हो जाएगा, भूमि विवाद जो है, तो क्या ये बात सही है? और आप मानते हैं कि इस्लाम में मस्जिद की कोई जरूरत ऐसी नहीं है कि वो जरूरी हो, यानी मस्जिद की जरूरत है लेकिन पढ़ी कहीं भी जा सकती है? मोहतरम आजाद खालिद साहब, बहुत ही अदब एहतराम के साथ मैं अपनी राय का इजहार करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है उसका हर हिंदुस्तानी, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता है, अगर वो उस फैसले को नहीं मानता है तो वो मुल्क का गद्दार है। एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं इस्लाम की तालीम से जुड़ा हूं, मैं इस्लाम का तालिब इल्म हूं। कुरान हदीस में जो चीज है आजाद खालिद साहब, मैं वो बात कह रहा हूं। मैं यहां पे अदालत को या किसी सियासी पार्टी को नहीं घसीट रहा हूं। जो अदालत है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कुरान हदीस जो है वो मुसलमान उसी पर अमल करेगा। और नमाज जिस तरीके से मुसलमानों के लिए, हर मोमिन के लिए जरूरी है, उसी तरीके से मस्जिद भी जरूरी है। बस मेरा इतना कहना है इसमें। बस नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है ना, ये भी तो, ये देखिए, मजबूरी की हालत में, जैसे हमारे वकील साहब ने जो दलील दी के जो मुसलमान सफर कर रहा है ट्रेन में, जहाज में, कश्ती में, नमाज अदा करता है, मजबूरी की हालत में, कुरान हदीस में तो है। आप इसको फतवा मत मानिए, ये कुरान हदीस की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एक आलिम की बात नहीं है, ये अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी है। तो मजबूरी की हालत में उससे तो हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज जो है मुसलमानों के लिए नमाज जो पढ़ना मस्जिद में ही जरूरी है। हाँ, ईद उल फित्र की जो नमाज है, ईद उल अज़हा की नमाज, उसका जिक्र होता है कि आप जो है आबादी से बाहर जाकर के पढ़िए। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की सिर्फ 2 नमाज है, उसका जिक्र है कि आप जाकर के
यानी कि उसमें ईदगाह में पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी भी नमाजें हैं, 5 वक्त नमाज है और नमाजें जुमा है और इसी तरीके से तरावी की नमाज है, जितनी भी है वो हम मस्जिद में ही पढ़ेंगे। सुन्नत और नवाफिल के बारे में उलमाए कराम की ये राय है कि अगर आप घर में जाके पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हदीस में है कि आप अपने यानी घर को कब्रगाह कब्रिस्तान न बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आनंद मोहन गुप्ता जी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। आनंद मोहन जी, जिस तरह से कहा गया तथ्यों के आधार पर अब सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तथ्यों के आधार पर होगी, यानी जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो गवाहों की दलीलें हैं, तमाम चीजें हैं, यानी अगर आप बात करें, हालांकि उसमें ट्रांसलेशन को लेकर भी बात हो रही थी, लेकिन यह कहा गया कि ऊंची बेंच को नहीं भेजा जाएगा और जो 1994 वाला फैसला है उसका भी जिक्र हुआ है। अब किस तरह से देखते हैं तथ्यों के आधार पर, यानी अब ट्रायल दोबारा से सुनवाई शुरू होगी, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अपीलेट कोर्ट है, वो उन चीजों को एनालाइज करना चाहती है, एनालाइज कर सकती है। अपीलेट कोर्ट का मतलब ये होता है वो किसी भी सीमा तक किसी भी तथ्य पर विचार कर सकती है, उसको किसी भी नजरिए से देख सकती है। उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बिल्कुल न्याय आना चाहिए और हर तरीके से क्लियर आना चाहिए। अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट में कोई चीज छूट गई है तो उस पर भी दृष्टि डाली जानी चाहिए। ये तथ्यों में जाने का मंशा है। यानी तथ्यों का मतलब ये हुआ कि जो वहां से गवाही मिली है, जो एफआईआर हुई है, जो तमाम चीजें, उस पर एक तरह से पूरा मंथन होगा, पूरा उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाएगी। जी 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 जी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आज का जो ये दिन है किस तरह देखते हैं? बड़ा दिन है, बड़े फैसले का दिन है। देखिए, अब ये तो जब फैसला आएगा, न्यायालय चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय का तो हर फैसला सभी के लिए मान्य होता है, वो हर हिंदुस्तानी नागरिक ठीक के है। लिए मान्य है। आनंद मोहन जी, मैं आपको बनाए रखूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता निशांत राय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, फोन लाइन पर, जरा उनसे हम जानकारी लेते हैं। निशांत, फिलहाल जो फैसला आया है उसकी क्या जिस्ट है, थोड़ा बताएं आप। जी देखिए खालिद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये मामला जो है बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। 5 जजों की जो संविधान पीठ को ये पूरा मामला भेजे जाने की बात थी, अब उससे कोर्ट ने इंकार कर दिया है और 3 जजों की बेंच टाइटल सूट के तहत जो है जमीनी विवाद के तौर पर आगे सुनवाई करेंगे। और अभी ये फैसला पढ़ा जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि नए सीजेआई रंजन गोगोई द्वारा बेंच का जो है गठन किया जाएगा। यानी इसको जो 3 जजों की जो बेंच है उसका अब गठन नए जो चीफ जस्टिस हैं गोगोई साहब वो करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि क्या चीजें निकलकर सामने आए। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अभी ये मामला संवैधानिक जो बेंच है उसको नहीं भेजा जाएगा। जो 5 जजों की संवैधानिक बेंच होती है, जो उम्मीद थी कि उसको भेजा जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर ही इसको साफ तौर पर मना कर दिया गया है। वहां पर जिस तरह से अगर बात करें हम, ये तो कानूनी पहलू हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माहौल है, जिसे कहना चाहिए वहां पर दोनों पक्ष या कई लोग ऐसे होंगे, कई पक्ष मौजूद हैं, अगर किस तरह का माहौल है, क्या गहमा गहमी है, क्या उत्सुकता है? देखिए, दोनों पक्ष इस समय जो जजेस फैसला पढ़ रहे हैं उसको सुन रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर चाहे अयोध्या के हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष पैरोकार हो, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। निर्मोही अखाड़ा तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को फैसले का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। और जो शुरुआती खबर ये है कि संवैधानिक बेंच को मामला नहीं भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें, जो जिस तरीके से कहा है कि फारूकी वाले केस का इस पर असर नहीं पड़ रहा है, 1994 की हम बात कर रहे थे, कल भी बात हो रही थी कि 1994 वाला जो केस है उसको एक तो फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो संवैधानिक पीठ है 5 जजों की उसको नहीं भेजा जाएगा। यानी अगर बात करें तो जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है, हालांकि अगर ये होता तो शायद डिले होता था, ये भी एक शायद पक्ष रहा होगा कि मामले में डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। बिल्कुल खालिद, अब चूंकि इस मामले को अभी लेकर जो कोर्ट में है जजेस फैसला पढ़ रहे हैं और अब जो कानून मंत्री हैं, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार मीडिया से बात कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि जस्टिस नजीर उसमें शामिल थे, वो उससे सहमत नहीं थे। जैसे कई बार होता है कि पूरी बेंच जब बैठती है तो 1-2 जज का अपनी राय होती है, इस पर के बारे में कुछ जानकारी मिली आपको? निशांत,
लगता है निशान से हमारा संपर्क टूट गया है। जिस तरह से आनंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं। आनंद मोहन जी, कई बार जैसे कल भी आपने देखा होगा, आधार वाले मामले पे पूरी संवैधानिक जो पीठ थी उसने अपना फैसला सुनाया, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ का अपना एक अलग मत था। हालांकि फैसला आने के बाद उस मत के मायने खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आज ये सुनने में आ रहा है कि इस पीठ के अंदर भी, इस बेंच के अंदर भी जस्टिस नजीर जो है वो इससे सहमत नजर नहीं आए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसके मायने देखे जाएं? सर अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद। अश्विनी जी, आप सुन पा रहे हैं? हमारा सवाल सुना आपने? दोबारा बोलें आपसे। सर बाइट आ रही है अश्विनी कुमार। ठीक है, हमारे पास अश्विनी जी की बाइट आ रही, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। Arising in the title suit are not directly impacted by the observations in Farooqi case. Therefore, the matter doesn't have to go either to a larger bench, and the other appeals have been directed to be listed on the 29th October for hearing. So on the question of namaz being essential to the practice, or mosque being essential to the practice of namaz, what exactly has the court of CNI? The court has just said that if there is a particular place of significance that is integral to religion, then acquisition of that property would violate the fundamental right to practice religion under Article 25. But with respect to the observations in Farooqi's case, the court has said that certain observations which are being read otherwise were made specifically in the context of acquisition of a particular property. So fundamentally they are saying that observations in Farooqi's case will have no bearing on the larger issues. Sir, हिंदी में यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, फारूकी केस का जिक्र जरूर हुआ, लेकिन यह जरूरी नहीं माना गया कि मस्जिद नमाज के लिए जरूरी है, यानी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यह माना गया है सुप्रीम कोर्ट के उसमें। अब तथ्यों के आधार पर टाइटल सूट पर, भूमि विवाद पर जो है चर्चा होगी, और इस पर लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुबारक हुसैन साहब। अगर देखें अब यह फैसला आ रहा है तो अब आगे प्रोसीडिंग बढ़ गई है, तथ्यों पे जो है केस लड़ा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मामला अब यह लगता है कि एक ट्रैक पे आ गया है केस। देखिए आजाद खालिद साहब, तथ्यों के आधार पर जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है उस पर हम बिल्कुल भी टिप्पणी और कोई तबसरा कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हम मुसलमान जो हैं, हम अपनी इबादत अगर मस्जिद में अगर हम नहीं करेंगे तो आप ही बताइए हम अपनी नमाज कहां पढ़ें? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। मैं ये सवाल अपने उन पार्टी के उन प्रवक्ताओं से मैं करना चाहता हूं, और जो निर्मोही अखाड़ा के जो लोग हैं, और इसी तरीके से मैं एक चीज और कह दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस मीटिंग अभी चल रही है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो प्रेस रिलीज हो जाएगी उसके बाद ही कोई बात सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर किसी भी मुसलमान को एतराज नहीं है, और मैं बहैसियत मुसलमान और इस्लाम का तालिब इल्म होने की हैसियत से बात कहता हूं कि हमारे लिए नमाज जो है मस्जिद में जो है जरूरी है, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के ये सिलसिला चला आ रहा है, तो उसको मुसलमान कैसे वो खारिज कर देगा? मैं समझता हूं कि अगर कोई मुसलमान इस चीज को अगर नहीं मानेगा तो फिर उलमाए कराम की जो राय आएगी उसके खिलाफ, यानी कि वो उसको जो है यानी मुसलमान होने की जो फिर ना होने की आशंका वही जाहिर हो जाती है। यानी अगर एक सवाल बनता है, अगर हट के सवाल है, अगर एक मस्जिद जो पिछले काफी दिनों से लगभग 70 साल से अबंडन है, वहां पर कोई नमाज नहीं हो रही है, उसको कैसे देखेंगे? क्या वो रिस्टोर होगी? क्या वो माना जाएगा? खालिद साहब, निर्मोही अखाड़ा के लोग और वीएचपी के लोग और इसी तरीके से जो ये जितनी पार्टियां हैं वो मुसलमानों के ताल्लुक से ये बात कहती है कि मुसलमान जो है अपना दिल वो बड़ा कर ले। तो क्या सिर्फ मुसलमान ही हिंदुस्तान में अपना दिल बड़ा करने के लिए रह गया है? भाई आप जो हमारे जो पड़ोसी भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, आप चाहे आपका जो धर्म हिंदू हो, चाहे आप सनातन धर्म के, हम भी सम्मान करते हैं आपके धर्म का, लेकिन मुसलमान ही हर चीज में जो मुसलमान ही क्यों नीचे झुक जाए? और आए दिन यही बहस होती है मीडिया में, यानी सुबह से लेकर के सूरज गुरूब होने तक इस्लाम सही सालिम रहता है, और शाम ढलते ढलते हर कोई एक वो अदना सा और छोटा सा जुमला हल्की बात कह जाता है कि मुसलमानों का जो इस्लाम में खतरे में आ गया। ये जो कौन सी बात है बताइए मुझे आप। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आगे इसको आप क्या करेंगे? रिवाइव पिटीशन करेंगे या इसको फॉलो करेंगे? मेरी राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर जो है नजरसानी करनी चाहिए, मेरी ये राय है। ठीक है, क्योंकि जस्टिस जो है नजीर अहमद साहब है, ये जस्टिस एस अब्दुल नजीर साहब है, ये खुद कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों के फैसले से सहमत नहीं हूं।
मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, और कोई जो है मुस्लिम क्या नाम है मुफ्ती या आलिम नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में जो वकील साहब हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर साहब वो कह रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ हैं कि फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। हम तो यहां पर सियासत कर नहीं रहे हैं, या हम किसी पार्टी को या किसी हम विशेष व्यक्ति को गाली नहीं दे रहे हैं। और इसी तरीके से मस्जिद में जो नमाज पढ़ने का जो सवाब है आजाद खालिद साहब, वो जो है बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से हदीस में आता है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान की अदालत को मानते हैं, तो हम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मुसलमान इस चीज पर अगर ये चीज आज मान लेगा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, तो कल को होकर के आजाद साहब ये लोग कहेंगे कि आप जो है 5 वक्त के बजाय 3 वक्त की नमाज पढ़िए, आप जो है नौजुबिल्लाह रोजा मत रखिए, आप जो है हज नहीं करिए, आप जो है आप वहां बैतुल्लाह शरीफ में हज करने की क्या जरूरत है। तो हम तो फिर अपने इस्लाम पे कैसे जिएंगे बताइए आप। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फैसले की भले ही अभी पूरी कॉपी नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसको मानने और ना मानने तक की बात सामने आने लगी है। हमारे साथ एडवोकेट आनंद मोहन गुप्ता जी जुड़े में। आनंद मोहन जी, क्या अभी भी कोई ऐसी गुंजाइश है कि इस पे बात हो, या अब जो मामला है चूंकि अब तथ्यों के आधार पर भूमि विवाद के ऊपर सुनवाई होगी, अब किस तरह से आगे की प्रोसीडिंग होगी? देखिए, ये जो भी जजमेंट आते हैं बहुत सारे, वो जजमेंट डिटेल में क्या होते हैं और हेडलाइन में कुछ और होते हैं। तो जब तक इसको पूरा आप पढ़ नहीं लेंगे, उसको कोई भी टिप्पणी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जजमेंट की एक एक लाइन और एक एक शब्द के अपने मायने होते हैं। हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं उसमें हेड नोट दिया हुआ होता है, हम हेड नोट पढ़ के अगर किताब दाखिल करते हैं तो पता चला कि उसकी जो डिटेल है वो हमारे खिलाफ है। जी, आज की तारीख में कोई भी बात इस तरीके से जब जजमेंट आ गया तो उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना तब तक मुनासिब नहीं है जब तक कि वो पूरा जजमेंट पढ़ न लिया जाए। अभी एक और ब्रेकिंग आ रही है कि 29 अक्टूबर से जो है इस मामले पर सुनवाई होगी, राम मंदिर और इस विवाद पर 29 अक्टूबर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये एक बड़ी खबर वहां से आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से सुनवाई शुरू होगी, तो क्या टाइटल सूट पर जिस तरह से बात होगी, तो अब ये मामला क्लोज हो गया, या इसमें भी अभी एक तरह से पुनर्विचार याचिका कोई डाल सकता है, या इसमें भी कोई गुंजाइश है? देखिए, ये उसी मुकदमे का पार्ट है। जब वृहद रूप से उसमें सुनवाई होगी तो ये उसका पार्ट रहेगा ही रहेगा। जब और तथ्य सामने आएंगे तो ये भी तथ्य होंगे। जब एक चीज पेंडिंग है और उस पर भी लार्जर बेंच में विचार होना है, तो वो लार्जर बेंच सभी चीजों को देखेगी, ऐसा मैं समझता हूं। और कोई नई एविडेंस तो चूंकि अपीलेट कोर्ट है तो नई एविडेंस तो कोई आएगी नहीं। जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उन्हीं को एनालाइज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब टाइटल सूट पर 29 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होगी, और यही शायद लोगों की मांग भी थी कि जो भूमि विवाद है या एक बात मालिकाना हक जो है उस पर विवाद चल रहा था, और यही लोगों की मांग थी। तो अब लगता है कि ये रास्ता साफ हो गया कि आगे सुप्रीम कोर्ट एक स्मूथ वे में इस पर सुनवाई करे और जल्द कोई फैसला आने की उम्मीद जताई जा सकती है। जी, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से फैसला भी जल्दी आने की उम्मीद की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद मोहन जी और मौलाना मुबारक हुसैन साहब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जल्द हाजिर होंगे, हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में एक नए तौर पर देखा जा रहा है। 1994 का एक फैसला था, उस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। मस्जिद में नमाज का मुद्दा संवैधानिक बेंच को नहीं जाएगा, यह भी एक फैसला सुनाया। और 1994 का जो फैसला है उस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है और बड़ी एक तरह से इसको डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा सकता है, एक बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि मस्जिद हो, यानी उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो नहीं। अयोध्या मामले पर 29 अक्टूबर से फिर से सुनवाई शुरू होगी, ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला जिसे कहना चाहिए माना जा सकता है। 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अयोध्या मामले पर 29 अक्टूबर से
सुनवाई शुरू होगी बाकायदा। 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, हम सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ केएम शर्मा मौजूद हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है केएम शर्मा। हमारे साथ मौलाना मुबारक हुसैन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका बहुत बहुत हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मुबारक हुसैन साहब, आज का फैसला आ गया है, कहा गया है कि 1994 का इस्माइल फारूकी वाले फैसले के ऊपर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है और जो लार्जर बेंच है उसको नहीं भेजा जाएगा फैसला। अब 29 अक्टूबर से विधिवत सुनवाई शुरू होगी, टाइटल सूट पर सुनवाई होगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मोहतरम आजाद खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, हर हिंदुस्तानी, हर शहरी के लिए है। इसमें कोई भी जात और बिरादरी कोई इससे अलग नहीं है। और मुसलमान हो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, सिख ईसाई, हर शख्स सुप्रीम कोर्ट की हर एक बात पर, हर एक हुक्म पर अमल करता है। हम भी उस पर अमल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रही है कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, तो मैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर साहब का खैर मकदम करता हूं। उन्होंने कहा कि अपने जज भाइयों की जो उनकी जो भी बातें सामने आई, यानी उनके जो ख्यालात है उनसे वो बिल्कुल सहमत और बिल्कुल उससे बिल्कुल वो एग्री नहीं करते हैं। तो मैं भी ये कहता हूं कि मुसलमान होने के हैसियत से हम अपनी नमाज अदा करेंगे तो मस्जिद में ही अदा करेंगे। तो देखिए, नजीर साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, उनकी जो राय हो सकती है वो कानूनी दांव-पेच में, कानूनी दायरे में होगी और वो अपने जो बेंच है उसमें उनको असहमत होने का अधिकार है। आपका नजरिया कुछ और है, उनका नजरिया बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कल भी एक बड़ा फैसला आया था जिसमें आधार को लेकर बात की गई थी। उसी बेंच के अंदर जो बेंच ने फैसला सुनाया था उसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी मौजूद थे, उन्होंने उससे असहमति जताई थी, लेकिन बावजूद इसके फैसला आया। तो क्या आपकी राय में और नजीर साहब की राय में कोई जरूरी नहीं है कि एक बिल्कुल आपकी, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं अपनी राय का इजहार करता हूं और मैं ये जो अपनी राय का इजहार कर रहा हूं ये हो सकता है जरूरी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब की बात का जरा सुनते हैं। वो भी सुप्रीम उस जजमेंट में 94 में कहा गया कि इट इज नॉट एसेंशियल, इसलिए एक्विजिशन को उन्होंने कहा कि एक्विजिशन पर असर नहीं पड़ेगा। इस कंटेक्स्ट में था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लेरिफाई कर दिया। सर जैसे कि कहा गया कि आप जल्दी तो हमको पर हम तो खुद कह रहे हैं, लास्ट पहले 14 मार्च को धवन साहब ने कहा कि हियरिंग की हम तैयारी से आए हैं, हमारी बहस सुनिए। कोर्ट ने कहा नहीं, पहले इस पर बहस करिए। तो हम कब कह रहे हैं कि पहले बहस ना सुनी जाए। आज कुल मिला के जो आज कोर्ट में हुआ उसको आप सीनियर लॉयर आप कैसे देखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि अच्छा हुआ है कि कोर्ट ने कम से कम एक बहस सुनकर एक लीगल क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दिया है और अब आगे की जो बहस होगी उसमें ये क्वेश्चन राइज नहीं होगा। आइंदा इस तरीके के कोई मतलब हम कह सकते हैं मॉस्क वाला जो इशू था जो बार बार नहीं रेज हो रहा, एक ही मुद्दा रेज हुआ है। ये इशू जो ऑब्जर्वेशन थे 94 जजमेंट के, वो ऑब्जर्वेशन जो है वो 14 मार्च से उस पर बहस हुई और 20 जुलाई तक बहस हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। तो अब जो मेरिट पे बहस शुरू होगी, कभी कोई लीगल क्वेश्चन होगा तो जरूर उठाया जाएगा। ऐसा थोड़ा कि अगर कोई आगे लीगल क्वेश्चन होगा और कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आड़े आ रहा होगा तो नहीं बहस की जाएगी। सर एक और इशू ये था कि ये जो आज की जो से हम कहते हैं इस सुनवाई को लेके कि लोग ये कह रहे थे कि ये लिंगर ऑन करने का, देखिए लोग कह रहे थे, हमसे लोगों पर कमेंट मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप इसके लिए जिम्मेदार समझती हो तो वो जाए सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिंगर ऑन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज जरूर समझी उसको सुना और फिर ऑर्डर दिया। जी हाँ, हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ, हम आपका तारुफ करा चुके हैं। केएम शर्मा मौजूद है, हमारे साथ मौलाना मुबारक हुसैन साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है। आनंद मोहन गुप्ता जी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। आनंद मोहन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। आपने ये जफर याब जिलानी साहब का जो बयान है वो भी सुना, एडवोकेट है और इस मामले के जुड़े हुए पक्षकार भी हैं, एक तरह से पूरे उसमें जुड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक चीज को क्लियर कर दिया। अब ये एक जो मांग थी या एक जो अपील थी वो कम से कम सुनवाई होकर फाइनल हो गई है, अब प्रोसीजर शुरू होगा। कैसे देखते हैं आप इसको इस नजरिए से? देखिए, इसमें ये बात लगातार आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे भी विस्तृत सुनवाई करेगी और कोई भी चीज अगर आती है और उससे हम सहमत या असहमत होते हैं तो हमारे को उससे आगे की कार्रवाई के लिए रास्ता होता है जी। अगर इस फैसले से भी कोई असहमत है वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उसको पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं जी। लेकिन इस बात से टिप्पणी करना गलत या सही, जो वो जजेस हैं जो उन्हें लगा तथ्यों के आधार पर वो फैसला उन्होंने किया।
इसकी अगर कोई अपील या पुनर्विचार नहीं होता है तो हमें सबको मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल। तो कितना टाइम इसमें लगता है? जैसे अब कहा जा रहा है 29 अक्टूबर से सुनवाई रेगुलर शुरू हो जाएगी इस मामले में। रेगुलर तो है लेकिन अब इस पर सुनवाई होगी। अगर कोई इस पे ऐतराज जताना चाहता है या अपनी कोई अपील करना चाहता है, कितने दिन का समय होता है, क्या कोई प्रोसीजर होता है, ये थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, ये अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये अपीलेट कोर्ट है। इस अपीलेट कोर्ट में जो निचले न्यायालय की सुनवाई होती है, जो उसमें साक्ष्य लिए जाते हैं, उसका ही विश्लेषण किया जाता है, उसी को एनालाइज किया जाता है। कोई नई एविडेंस इसमें नहीं ली जाती। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। केएम शर्मा, जो आज अगर देखें बड़ा फैसला आया है और उसमें एक जो था मामला के 1994 वाले मामले को लेकर इस्माइल फारूकी के मामले को बेस बनाकर एक अपील की गई थी, एक मांग की गई थी कोर्ट से। आज कोर्ट ने उसको एक तरह से डिस्पोज कर दिया है, यानी उसको सुनकर उसको क्लोज कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें दो चीज जो समझने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि नमाज अता करने के लिए मस्जिद का होना जरूरी नहीं है, ये तमाम सभी मस्जिदों पे लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह लिखा जाता है कि ये मामला, ये आदेश सिर्फ इसी में लागू होगा। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि लैंड एक्विजिशन का मामला है उसमें, तो लोगों ने कहा कि भाई नमाज अता करने के लिए हमें यहाँ पे जगह चाहिए और वो मस्जिद चाहिए। वो विवाद खत्म हो गया कि आपको कहीं और पे भी जगह दी जा सकती है। जो अभी वकील साहब ने कही एक बहुत बड़ी बात कि 2-1 से फैसला आया है। अगर किसी को ऐतराज है तो पुनर्निरीक्षण याचिका उसमें दायर कर सकता है, लेकिन जब चीफ जस्टिस ने और जस्टिस भूषण ने कह दिया कि इसको पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है और ये हायर बेंच को नहीं भेजा जाएगा, मतलब कि जिस दिन ये मामला उनके यहां दाखिल किया जाएगा उसी दिन ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो इस विवाद को वहीं पर खत्म किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मैं कहूं तो देश के सबसे बड़े विवाद क्या काफी हद तक आज निपटारा हो गया। क्या वहां पे मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी ये तो अलग की बात है, लेकिन अब ये निपटारा हो गया कि लैंड एक्विजिशन और लैंड बंटवारे में आगे इस तरह का कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। और उसमें जब भी, अब एक बात और जज ने कही है कि इसका टाइटल सूट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब साफ है कि इस फैसले का वहां पे मस्जिद बनेगी कि मंदिर बनेगी इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक आपने सवाल पूछा, आपने पूछा कि 2 और 2 4 होता है कि 4.25 होता है, तो उन्होंने फैसला करके कहा कि नहीं 2 और 2 4 होता है। अब 4.25 नहीं। एक सवाल बनता है, 1885 में पहली बार अदालत में मामला पहुंचा, विवाद चलता रहा अंग्रेजों के जमाने से, और उसके बाद ये विवाद बढ़ता रहा, अलग अलग इसमें आयाम आते रहे, अच्छे और बुरे भी चीजें आई, ज्यादातर बुरी चीजें आई हैं, समाज में विद्वेष भी फैला, दंगे भी हुए हैं और भी बहुत चीजें हुई हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए एक ठोस बड़ी अदालत, दुनिया मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक मामले को डिस्पोज कर दिया। खुद जफर याब जिलानी खुद कह रहे थे इस बात को कि कम से कम एक चीज तो डिस्पोज हो गई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसको ऐसे देखते हैं कि देश के सबसे बड़े एक विवाद, इसको सामाजिक विवाद कर लें या राजनीतिक विवाद कर लें, उसका अब खात्मा होने वाला है। इसका फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन इस मसले का अब हल होता हुआ दिख रहा है। अब वो 18 में होगा, 19 में होगा, 20 में होगा, लेकिन अब ये तय हो जाएगा कि अयोध्या में मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनेगा या वहां पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। लैंड एक्विजिशन का मामला है। अब लैंड एक्विजिशन का मामले में मुझे लगता है कि इसमें कोई अब बाधा नहीं है, ये आनंद मोहन जी बेहतर बता सकेंगे उसको। ठीक है, मैं केम जी एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं। अभी तक इस पूरे मामले पे कानूनी दावपेच तो होते रहे हैं, बहुत चीजें होती रही हैं, लेकिन राजनीति भी बहुत सीखी है। सभी दलों ने इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं। क्या अब लगता है जैसे अब कोई फैसला आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन समाज की भावनाओं से खेलकर राजनीति भी हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? देखिए, इसमें 2-3 बातें कही गई, वहां पे मैं नहीं था, लेकिन जो मैंने बात की लोगों से उसमें यह भी बात कही गई कि आखिर बाकी जगहों पे भी आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। जब अगर मस्जिद में ही नमाज अता करना जरूरी है, लाजमी है, तो आप मस्जिद में नमाज अता करने की बजाय आप सड़क पे नमाज अता क्यों करते हैं? बिल्कुल, ये भी वहां पे बहस का एक हिस्सा था। तो जज ने, हालांकि इस बहस पे बहुत ज्यादा वो नहीं तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन उनके जहन में इस बात को भी रखा गया और लाने की कोशिश की गई कि नमाज अता करने के लिए मस्जिद होना जरूरी है, लेकिन ये बिल्कुल अवश्यम अनिवार्य नहीं है कि मस्जिद में ही नमाज अता हो सकती है, हम पूजा कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल। मौलाना साहब, जो बात चल रही है, राजनीति भी हुई है और इसमें देखा जाए देश को बहुत नुकसान हुआ, देश के सामाजिक जो ताना बाना है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है, सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत नुकसान पहुंचा है। जैसा कि कहा जाता है दोनों समुदायों को दिल बड़ा करना होगा, बात दिल बड़े करने की भी है, बात समाज को बनाए रखने की भी है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बाहर बैठकर इसको
मामले को सुलटा ले। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा, विवाद ऐसा था कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये भी जरूरी था कि जो अगर आप इतिहास में जाएंगे, अगर आप बात करेंगे 1528 से अगर आप चलेंगे, जब से विवाद शुरू हुआ, जब ये बनाई गई मस्जिद के नाम पर, जिसे बात करते बाबरी मस्जिद जब बनाई गई है, तो आप और हम जब तो थे नहीं, लेकिन क्या आज के दौर में दोनों समाज बढ़कर एक ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते कि समाज के जो मोहब्बत है, प्यार है, वो बना रहे? आजाद खालिद साहब, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि दिल बड़ा करके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वक्त दिया था कि दोनों पक्षकार, जितने भी पक्षकार हैं, मुझे दो याद आ रहा है, मैं दो ही कह रहा, हो सकता है कि जरूरी नहीं कि दो ही पक्षकार हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, कि आप लोग आपस में बैठ करके सुलह सफाई कर लें और सहमति से, यानी जोर जबरदस्ती से नहीं, रजामंदी से, खुशी से कर लें। लेकिन अभी तक देखिए, सिर्फ जो भी ये मामले, ये सिर्फ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का नहीं है, और भी नहीं, आज हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। जो वकील साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, आनंद मोहन जी साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। पहले उसको कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई फैसला होता है तो उसमें एक पक्ष हारा हुआ महसूस करता है, एक पक्ष जीता हुआ महसूस करता है। मैं भी कह रहा हूं, जब हम समझौता करते हैं तो हम दोनों बराबर हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा हुआ अभी तक? देखिए, अगर ये आप इसको आप यूं समझिए, मिसाल के तौर पे, अगर फैसला ये मुसलमानों के पक्ष में आ जाता, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देती, तो इसके अभी जो नताज क्या आपके सामने आते? क्योंकि आपने भी यही कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब ने भी यही कहा, शर्मा साहब ने भी, कि अगर कोई पक्षकार अपनी हार को झेलता है तो उसके दिल में दर्द होता है, और फिर वो उसके बाद उसके परिणाम, उसके नताज क्या होंगे या क्या होते हैं, वो हमारा देश देखता है। तो जहां तक नमाज पढ़ने की बात है, मैं ये समझता हूं कि ये जो मामला आया है, ये जो अभी चंद दिन पहले या एक महीना पहले गुरुग्राम में जो ये मस्जिद का मामला है, उसको लेकर के ये मामला मेरी समझ में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस वजह से उठाया गया है। मैं ये बात बहुत बड़ी कह रहा हूं। और जुलाई में, एक मिनट, मार्च जुलाई में, इसमें मार्च से लेकर जुलाई तक इस मामले पर बहस चली है, और गुरुग्राम का मामला जो है 1-8 महीने पहले का है। जी। तो इसको उससे न जोड़ा जाए। लेकिन उसमें जो दलील दी गई थी, उसमें ये दी गई थी कि मुस्लिम भाई ओपन में भी मतलब बैठ के वहां पे नमाज अता करते हैं। लेकिन मैं आपके स्कॉलर से बात कर रहा था, एक स्कॉलर ने मुझे ये बताया कि आप नमाज अता कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके धर्म ग्रंथ है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि जिसकी जमीन पे आप नमाज अता करेंगे उससे एक बार आप पूछ लेंगे। केएम शर्मा साहब, आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं, कुछ हद तक नहीं। जरूरी नहीं कि आपकी मैं पूरी बात से बिल्कुल रजामंद हूं और सहमत हूं। मैं ये कहता हूं, किसी आपने मुस्लिम स्कॉलर से आपने जो बात की, कोई भी साहब हो सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, आपने भी नहीं लिया, खैर आपकी राय हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि आपने जो एक बात है ना बार बार दोहरा रहे हैं कि मुसलमान अपनी नमाज को कहीं भी अदा कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है। नहीं, कोर्ट कह रहा हो चाहे आप कह रहे हैं, मैं जो है कोर्ट की बात को भी नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी राय रखता हूं। मैं भी वो इस्लाम का विद्यार्थी हूं, तालिब इल्म हूं, और मैंने जो कुरान हदीस को पढ़ा है मदरसे में, अपने उलमाए कराम से, असातिज़ा हज़रात से जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, और मेरी जहां तक जहन में जो बात आती है वो ये है कि फर्ज नमाज जो है वो मस्जिद में ही अदा होती है। मैंने ये बात पहले भी कही थी। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र सिर्फ दो नमाज ऐसी है, खालिद साहब और केएम शर्मा साहब, हमारे बहुत ही आदर सम्मान, आप दोनों भाई हैं, मैं आपका बहुत आदर और अदब एहतराम करता हूं कि ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज घर से बाहर अदा करने का हुक्म हदीस शरीफ में है, वो भी ईदगाह में है। उसके अलावा नमाजें जुमा है, पंजगाना नमाज है, और जो है तरावी की नमाजें हैं वो मस्जिद में अदा करेंगे। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर जिस जमीन पर अदा कर रहे हैं नमाज तो उसकी इजाजत लेंगे, क्योंकि हदीस में हमने ये पढ़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 बच्चे थे, उनका नाम मैं अभी जहन में नहीं आ रहा है, मैं हदीस का जो है पूरा तो मैं अदा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसका थोड़ा सा जो मुझे समझ में जो चीज मुझे याद है वो मैं बयान कर रहा हूं कि उस दोनों यतीम बच्चे थे, उनकी जमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजरिया कीमत ली थी, और वो बच्चे कह रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये हदिया कर रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हम आपकी जमीन फ्री में नहीं लेंगे, और उन्होंने कीमत देकर के जमीन ली थी। तो हमारे बहुत सारे जो वक्ता साहब हैं, हो सकता है कि वो इस चीज से आप भी एग्री नहीं कर रहे केएम शर्मा साहब भी, लेकिन दीगर हजरात जो दीगर चैनल वाले, उनका नाम नहीं ले सकता मैं चैनल पे, और ये अच्छी बात भी, उचित भी नहीं है कि वो दलील देते हैं कि आप जो है बाबर
की बनाई हुई मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक हमारे साहब कह रहे थे, हो सकता मुस्लिम भी हो सकते हो और वो गैर मुस्लिम भी, कि आप जो है बाबर की बनाई हुई मस्जिद पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि बाबर की मस्जिद बनाई हुई नहीं है। मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए बनाई जाती है, उसमें सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत होती है। मैंने बहुत तामुल के साथ आपकी बात सुनी और मैं आपकी बात का बड़ा एहतराम करता हूं। आपने जो बात कही है उसका, जो के.एम. शर्मा जी की बात है, उसको आपको थोड़ा सा रिलेट करना होगा। सवाल ये नहीं है, कोर्ट ने अगर 1994 में कोई ऑब्जर्वेशन दिया है इस्माइल फारूकी वाले मामले में, तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप घर में बैठ के दे दिया होगा। नहीं, बिल्कुल जो भी बात करते हैं वो आप जैसे, बल्कि आपसे भी ज्यादा अच्छे स्कॉलर से राय मशवरा होता है। कोई भी कानून या कोई बनती है उसके अंदर बड़े लोग शामिल होते हैं, और ये मामला कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला है। और जो विवाद है उसमें कई ऐसे मोड़ हैं जिसमें दोनों पक्षों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। पुरातत्व विभाग ने अगर वहां खुदाई की और वहां से अवशेष मिलते हैं तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, अगर आप बात करें कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बात सवालों की नहीं है, आप जब सवाल करेंगे और सवाल पे सवाल होगा तो मामला उलझ जाएगा। हम इस पे नहीं जा रहे। अब जब दोनों पक्ष इस बात पे तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा उसे मान लेंगे, लेकिन जिस तरह से विवाद 1885 से चला आ रहा है, 1885 ने अदालत ने फैसला सुनाया, 2010 में फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने, बावजूद इसके फिर अपील दर अपील होती रही। सवाल यह था कि अगर दोनों पक्ष अपना अपना दिल बड़ा करके बैठे, एक कदम वो पीछे हटे, एक कदम वो पीछे हटे, एक कदम वो आगे बढ़े, एक कदम वो आगे बढ़े, तो क्या बुराई है? सवाल ये था। नहीं, बुराई नहीं है हजरत खालिद साहब, मैं ही आप बातों में उलझाना नहीं चाहते कि आप अपने हदीसों की दलील दें, फिर मैं आपको कुछ याद दिलाऊं। सही बात है, बेहतर बात आप ही की बात पर मैं एक सवाल करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, और भी यानी बहुत सारे पक्षकारों ने, कि हम दोनों लोग जो दोनों पक्षकार हैं, जो हम फरीक हैं, फरीक अव्वल, फरीक सानी या सालिस भी हो, तो ये बात को हम जो आपस में बैठ करके सहमति से, रजामंदी से इसको सुलझा लें। तो अगर हम इसको सुलझा लेंगे तो आप ही मुझे बताइए खालिद साहब कि इसके नतायज क्या आएंगे? क्या वहां पर मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा? आप ही बताइए मुझे। देखिए, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और हम अगर प्री माइंडसेट से सोचेंगे तो शायद कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ आनंद मोहन गुप्ता जी मौजूद हैं, हम एक मंच हैं। मैं मौलाना को भी क्लियर कर देता हूं, हम एक मंच हैं, हम आपकी राय को रख सकते हैं, हमें कोई फैसला सुनाने का ना हमें अधिकार है, ना हमारी कोई शौक है, और एडिटोरियली हम ये कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया की जो लिमिटेशन है वो हमें मालूम है। हम किसी भी मामले में न पक्षकार बन सकते हैं, न फेवर ले सकते हैं, न किसी का विरोध कर सकते हैं। हमने एक आपसे राय मांगी थी, आपने राय दे दी, आपको पसंद नहीं है, आप जाने उसको आगे आप कंटेस्ट कीजिए, कोर्ट खुले हुए, सारे कोर्ट खुले हुए। आनंद मोहन जी, जिस तरह से एक सवाल उठाया, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि मस्जिद जरूरी नहीं है, और ये बात कोई अचानक से नहीं आ गई होगी। 1994 में भी इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ होगा, बहुत ज्यादा मंथन हुआ होगा, और कोर्ट ने बाकायदा सारे स्कॉलर से इस पर राय भी ली होगी। अब उसी को आधार बना के अगर ये बात की जा रही है और लार्जर बेंच को ना भेजने की बात की गई है, एक तो ये हो गया 29 अक्टूबर से इस पर रेगुलर सुनवाई हो जाएगी, जल्दी निपटेगा मामला, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, और जरूरी भी है कि जल्दी निपटना चाहिए, क्योंकि देश में ये मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा भी है और सामाजिक सौहार्द के लिए। लेकिन जो बात हम अभी मौलाना से कह रहे थे, के.एम. जी भी हम बात कर रहे थे कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। ये तथ्यात्मक बात है। एक जर्नलिस्ट जैसे सोचता है, के.एम. शर्मा ने बिल्कुल उसी विजन के साथ सोचा है कि अगर सड़क पे नमाज हो सकती है तो कहीं भी हो सकती है। पहली बात, अगर दोनों पक्ष बैठकर बात करते, आज भी बिल्कुल अलग सवाल है, क्या ऐसा कानून में कोई प्रोविजन है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करके या उसको कह के कहा जाए कि अब मामला निमट गया है? ये बिल्कुल सही बात है। फैसला कभी भी किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, इस बात को कानून भी मानता है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मानती ही है। लेकिन फैसला देखिए, जब कभी भी हम लोग कोई फैसले की बात कराते हैं तो फैसले में जितने कम पक्षकार होंगे उतना फैसला जल्दी और आसानी से होगा, जितने ज्यादा लोग शामिल होते हैं उतना फैसला मुश्किल हो जाता है। तो दोनों पक्षकार जो इसमें मुकदमे में पक्षकार हैं, अगर बैठ के फैसला करते हैं तो शायद ज्यादा आसानी से हो सकता था, लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शामिल किया, बहुत सारी राजनीति हुई, इसलिए विवाद बढ़ता चला। अभी भी अगर मान लीजिए दोनों पक्ष साथ में बैठ करके विश्वास करके इसका कोई सॉर्ट आउट निकालते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा। जी, के.एम. शर्मा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बात अगर बातचीत से हल निकल जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। वकील का खर्चा बचेगा, टेलीविजन पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो समय बचेगा, इनका स्कॉलर साहब का आने जाने का समय बचेगा। लेकिन
ये राजनीतिक कारणों से इसका हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दलों की स्थिति है कि कांग्रेस अब इस पे अपने आप को बैकफुट पे ला चुकी है, समाजवादी पार्टी भी अपने आप को बैकफुट पे ला चुकी है, और बीजेपी बार बार कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम मान लेंगे। तो जब समझौता नहीं हुआ, जैसे अब आप अपने घर में ही अगर आप फैसला खुद नहीं कर पाते हो तो जो सबसे बड़ा होता है वो फैसला कर देता है, बिल्कुल, नहीं तो फिर पंचायत में जाता है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, आगे जो उसको उचित लगेगा सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो फिर पार्लियामेंट उस पर तय करेगा कि उसको क्या करना है। मौलाना साहब जी, फैसला होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। अब जिस तरीके से अगर आप बात करें, बहुत मस्जिदें ऐसी हैं जहां वो वीरान भी हैं, बहुत जगह ऐसी भी हैं। सबसे बड़ी अगर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, बीइंग मुस्लिम नहीं बल्कि जर्नलिस्ट के हिसाब से, खुद मुसलमान ऐसे बहुत हैं जो मस्जिद नहीं जाते। एक बात, दूसरी बात, सड़क पे नमाज हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बहालत मजबूरी होती है। खालिद साहब सड़क की जो दलील दे रहे हैं हमारे वक्ता साहब जितने भी, तो वो बहालत मजबूरी अदा की जाती है जब मस्जिद में जगह बाकी नहीं रहती है। उसके बाद पूरी सुनने से पहले कह दी, लेकिन मैंने आपकी ये बात भी सुन ली। बहालत मजबूरी हुई या कैसे भी हुई, हुई तो जी या नहीं हुई? जी हो गई ना। नमाज तो हो जाएगी ना? जी आगे बोलिए आप। ठीक है, नमाज तो हो जाएगी जी। हाँ या ना बताइए, मैं आगे बोलूंगा तभी। नहीं ना, क्योंकि मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं, मैं आपसे करना चाहता हूं। में नमाज हो जाएगी उनका ये बिल्कुल मुत्तफक फैसला है। मैं आपसे बहस करने के बजाय मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जब सड़क पे नमाज हो सकती है, जो कोर्ट भी कह रहा है आगे, अब इस पे क्या तहम्मुल है, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत की बात है ना खालिद साहब उस वक्त होती है कि जब है ना दूसरी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साहब हैं या उस तंजीम से संगठन या तो कोई प्रवक्ता ही नहीं आते, देखिए आप खालिद साहब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ एहतराम के साथ, मैं एक ये मिसाल दे रहा हूँ और आप है ना सही सवाल उठा रहे हैं कि हमारे आज के जो प्रोग्राम का ये टॉपिक विषय नहीं है, मैं हट करके दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माजरत का तलबगार हूँ। जब दूसरे पक्ष के लोग उसमें आकर के जबरदस्ती कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ नहीं है, हम जो मंदिर बना करके रहेंगे, उसमें आप क्या कहेंगे बताइए? आप सेकंड आप रोकिए। आप JK 24/7 न्यूज पर बैठे हैं जी, बिल्कुल निष्पक्ष और बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ जर्नलिज्म होता है, बिल्कुल सिर्फ पत्रकारिता होती है। और मैं तारीफ करता हूँ आपके चैनल की वजह से। अभी तारीफ मत कीजिए, अभी सुन लीजिए जी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर आप अकेले हैं, कोई पक्षकार नहीं है, कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, वकील साहब हैं, वो आपकी ताकत ही है जी। बिल्कुल, ये आपको मानना पड़ेगा। इतने दिन आपने कंटेस्ट किया तो वकीलों के दम पे किया है। मुझे नहीं लगता कि आप इतने दिन कंटेस्ट कर पाते। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं। पहली बात, KM शर्मा बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, विशुद्ध रूप से पत्रकार हैं, इन्हें पत्रकारिता के अलावा शायद कुछ आता भी नहीं है, बात लड़ेंगे मुझसे, लेकिन पत्रकारिता के अलावा इन्हें कुछ आता भी नहीं है। यहां पर भी अगर आप दूसरों की बात करते हैं तो इसका मतलब आपका माइंडसेट खराब है। आप कम से कम वो बात तो करिए जिस पे बात कर रहे हैं, दूसरा है नहीं कोई, अपनी बात रखें। आजाद खालिद साहब, आपने जो ये जुमला कहा बहुत हल्की बात कही आपने, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे जो है आपकी बात पे जो आपत्ति है, नहीं, मैं ये कहता हूं आपने जो कहा कि आपका माइंड सेट खराब है, तो ये मैं समझता हूं कि आप इतने बड़े जो है, इतने बड़े आप यानी कि सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपकी वो जबान से, इतने अच्छे आदमी की जबान से छोटी और हल्की बात अच्छी लगी, खैर वो अलग विषय है। आपको खराब चीज याद लगेगी। मैं आपसे जो इतने मुबारक साहब हमारा पैनल ये जानना चाहता है जी कि एक इस्माइल साहब के मामले में, इस्माइल फारूकी साहब के मामले में 1994 में फैसला आया कि नमाज अता करने के लिए मस्जिद होना अनिवार्य नहीं है जी। उस पर एक पुनर्विचार याचिका जारी की गई जी, दाखिल की गई जी जी। उस पर जजों ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है और जो फैसला है वो सही है। तो मतलब है कि पुनर्विचार का भी मामला जो है उसमें खत्म हो गया है। अब इसमें रास्ता एक ही बचता है कि एक हिंदू फूल लेके जाए और एक मुसलमान जो है वो फूल लेके जाए, दोनों पक्षकार आपस में बैठ के इस मामले का निपटारा कर लें। इसमें विवाद क्या है ये बताइए। नहीं, ये बात आपकी अच्छी है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि ये जो पक्षकार वाले लोग हैं ये आपकी बात मान लें। आप बताइए KM शर्मा साहब। हम कहीं नहीं है इसमें, आप हो जाए ना। नहीं तो वो मुसलमान ही अपना दिल क्यों बड़ा करे खालिद साहब, दूसरे पक्षकार भी तो हम बड़ा कर सकते हैं। सवाल तो ये है, यहाँ पर तो धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और ये सनातन धर्म की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ और ना मैं। आनंद मोहन साहब से मेरा सवाल है। आनंद मोहन साहब, ये फैसला आ गया कि मस्जिद में नमाज अता करने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जितनी मेरी जानकारी है, उस फैसले में यह कहा जाता है कि यह फैसला इसी मामले में लागू किया जाएगा जब तक ये बहुत बड़े पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं हो। तो बाकी देश में मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना तो किया नहीं जा रहा है। या उसका सारे निर्णय
सब पे लागू हो। इस केस में पर्टिकुलर बात पे क्या बात कही गई है ये इस पर निर्भर करेगा, इसीलिए फैसले को पढ़ा जाना सबसे पहले ज्यादा जरूरी। जी जी, तो ये पूरे देश के मस्जिदों में तो लागू नहीं होगा ना, ये तो सिर्फ यहाँ की मस्जिद की बात हो रही है। ये कोई चीज किस मामले में तय हो रही है, किन आधारों पर तय हो रही है, बहुत सारी रूलिंग सब लोग पेश करते हैं और ये लिख दिया जाता है कि ये इस पर लागू नहीं होती। जी जी, तो मैं यही जानना चाह रहा था, इस फैसले का मामला ये नहीं है कि आप पूरे देश के नमाज मस्जिद में नमाज अता नहीं कर सकते। अरे ऐसा कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है इसमें, ये तो उन्होंने फाइंडिंग दी है अपनी, ऐसे कोई फैसला नहीं दिया कि ये नमाज अदा करी दी जाएगी वहां पे जी। उन्होंने कहा कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि वहीं अदा करी जाएगी। नहीं, आनंद मोहन शर्मा साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये चीज मैं अपने इल्म में इजाफा करने की गर्ज बिना पर पूछ रहा हूं कि अगर वहां पर सिर्फ उस मस्जिद के लिए बात कही जा रही है, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, तो फिर वो इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है इसमें, ये बताइए आप। कहां विवाद हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है, इतने दिनों से जो सियासत हो रही है आप, और ये 1994 से ये जो है मामला लंबित था कोर्ट में, तो फिर इतनी देरी क्यों हुई? आप मुझे बताइए, आप वकील होने के एहसास से, मैं इन लोगों से भी बाद में पूछूंगा, चूंकि आपके पास ज्यादा इल्म है, आपकी लाइन वही है, आप उसी लाइन से आते हैं, तो मुझे वकील साहब ये बताइए कि अगर मुसलमान नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ेगा तो कहां पे पढ़ेगा, आप मुझे बता दीजिए आप। कि मैंने पहले भी ये बात कही कि जब तक कोई जजमेंट पूरा न पढ़ लिया जाए उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। ये हम जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती की नहीं। जामे मस्जिद जो है, दिल्ली की जो जामे मस्जिद है सबसे बड़ी, वकील साहब है ना, उसके बारे किसी हमारे हिंदू भाई ने ये इल्जाम लगाया कि ये तो जामे मस्जिद है ही नहीं, तो उसमें हम क्या दलील दें, बताइए आप। अच्छा भाई, अगर आप मेरे कहने से क्या हो जाएगा? सर, किसी के कहने से नहीं होगा। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, ये चीज हमारे आपके बहस मुबाहिसे से तय नहीं होगी। जो जजमेंट पूरा है वो किस लाइन में किस विषय पे क्या कहा गया है, अभी हम लोग केवल इस बात पर भाग रहे हैं। कौवा कान ले गया, अब कौवे के पीछे भाग रहे हैं, हम कान को टटोल के नहीं देख रहे। जी, पहले हमें जजमेंट पढ़ना चाहिए कि कहां तक जजमेंट पढ़े बगैर कोई भी चीज कहना अभी जल्दबाजी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने वकील साहब। लेकिन चूंकि सवाल ये है हमारा, हम बिल्कुल एक अलग ढंग से बात करना चाह रहे थे। हम ना जफर आप जिलानी साहब पे जाना चाहते थे, ना किसी और पे जाना चाहते थे। जैसे कई पक्षकार कह रहे हैं कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कहेगा। हमारा सवाल बिल्कुल अलग था, इससे अलग था। एक नई पहल को कह सकते हैं या एक सोच को कह सकते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला देगा वो इतने दिन से चीजें चल रही हैं। 1885 में पहली बार कोर्ट में मामला गया और आज तक कोर्ट में ही है मामला। लेकिन समाज में कितनी दूरी बढ़ गई ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि समाज में एक ऐसी जगह के लिए विवाद बढ़ गया है जिससे ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी, जिससे ज्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका। और सबसे बड़ी बात है, पीढ़ियों के बीच में, आने वाली नस्लों के बीच में जो दूरी हो गई है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। ये एक अपनी निजी राय है, हमारी चैनल की भी नहीं बल्कि एक मेरी, अगर कहे जाए तो मेरी राय है, क्योंकि मैं यहां पर बैठा हूं। और उसके लिए हम केएम शर्मा यही बात कर रहे थे कि अगर दोनों पक्ष बैठकर या कहीं ऐसा कोई रास्ता निकालते, किसी को दिल बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कोई तो आगे पहल करेगा। मेरे ख्याल में दुनिया में सारी चीजों के, विवादों के जो हल है वो फैसला ही होता है, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो, चाहे वो दोनों आपस में बैठ के करे। कोई तो पहल करे, कोई तो ये शुरुआत करे कि यार हम समाज के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है। मौलाना साहब टेबल पर फैसला करे, जो पक्षकार हैं वही बैठे व्यक्तिगत रूप से, बिल्कुल, तभी जल्दी फैसला होगा। जी, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कभी फैसला नहीं होता। जी। मौलाना साहब से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं अयोध्या भी गया हूं, मैंने वहां देखा, वहां के लोगों ने एक बात कही, मैं उसे शेयर करना चाहता हूं। वो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि बाहर से कौन लोग इस पर राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको तो कम से कम सुकून से जीने दो। क्या आप कभी अयोध्या गए? देखिए, मैं अयोध्या नहीं गया, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता मैं। और कहाँ पे बोल सकते हैं? नहीं, मैं देखिए, झूठ है, कोई भी इंसान है, चाहे मुसलमान, नहीं बोलना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं। मैं अयोध्या गया हूँ, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। जी, तो मैं ये कहता हूं कि जो अयोध्या के जो भी मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई है या हिंदू भाई, दोनों की बात कर रहा हूं खालिद साहब में, कि वो ये कहते हैं कि हमें सुकून से जीने दीजिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी का माहौल नहीं हो, और मुल्क में जो है डर का और इस तरीके से खदशे का माहौल नहीं हो, मुल्क में जो भी चीज हो अमन शांति की, सुकून की हो। हम भी यही चाहते हैं, विवाद हम चाहते ही नहीं है। मुल्क में जो ये जो है मतलब इमरजेंसी वाली हालत है और महंगाई की मार है और पेट्रोल और डीजल की मार है, इससे जो है जनता जो मुक्ति चाहती है, निजात चाहती है, ये जो है ये मसाइल आने चाहिए थे। मैं भी समझता हूं कि इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा ये जो है महंगाई का मसला। बिल्कुल, आपने आप सही बात कही है और इस बात की हम तायद करते हैं कि जो मसाइल हैं, जो परेशानियां, वो दूसरी हैं। केएम शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट आपका मिलना चाहूंगा, उसके बाद सबका मैं धन्यवाद करूंगा।
इस पूरे मामले में? मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप वकील साहब मैं आपसे माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा पीछे से पीछे से बार बार आ रहा है। मुझे लगता है कि इस मामले के सुलझने का अब समय आ गया है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, मुझे लगता है कि हिंदू भाई को और मुसलमान भाई को दोनों को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, संविधान की रूह भी यही कहती है, उसको यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, लेकिन सबसे जरूरी है सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक मोहब्बत ये बनी रहे, लोगों में आपसी प्यार बना रहे। आने वाली नस्लें हमको ये दोष ना दें कि तुम उस जमाने में थे, तुमने क्या किया। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमको इजाजत दें। भूल गए थे कि 3 बजे